वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी PSY 510 लेसन नंबर 2 स्टडी करेंगे आज। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स इसमें बताए गए हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में क्या चीज़ होती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है दो चीज़ों के दरमियान। पहली चीज़ होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरी चीज़ होती है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है या वो चीज़ होती है जो कि दूसरों के ऊपर दूसरी चीज़ों पर डिपेंड नहीं कर रही होती है, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है या वो पर्टिकुलर कॉज या इफ़ेक्ट होता है जो कि इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो इसके अंदर पॉजिटिव वे में भी डिपेंड कर सकता है, नेगेटिव वे में भी डिपेंड कर सकता है। इन दोनों के अलावा एक तीसरा वेरिएबल होता है जिसको हम इंटरविनिंग वेरिएबल कहते हैं। इंटरविनिंग वेरिएबल दोनों के दरमियान जो है वो कांस्टेंट का रोल अदा कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, नीचे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर एक बंदा है, उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुख्तलिफ जो है वो डाटा डेवलपर्स या मुख्तलिफ सेक्रेटरीज़ रखे हुए हैं। यहाँ पे नीचे इन्होंने एग्जांपल दी है, तो उन सेक्रेटरीज़ को वो ट्रेन करना चाह रहा है। तो वो ट्रेनिंग जो है, उनकी सेक्रेटरीज़ की जो ट्रेनिंग होगी वो एक जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगी, और वो जो ट्रेनिंग दे रहा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगी। अब जो ट्रेनिंग दे रहा है वो जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस तरह होगी कि जितने अच्छे तरीके से वो ट्रेनिंग देगा उनकी उतनी अच्छी ग्रूमिंग होगी। ठीक है, वो ट्रेनिंग जो है उनकी जो उनका ट्रेनिंग लेना है वो डिपेंड कर रहा है कि वो बंदा किस तरह ट्रेनिंग देता है। ठीक है, और वो किस तरह ग्रैब करते हैं। लेकिन इन दोनों के अलावा एक तीसरी चीज़ होगी जिसको हम इंटरविनिंग वेरिएबल कहेंगे। इंटरविनिंग वेरिएबल वो होगा कि उन ट्रेनर्स जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे, ऐसे हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि वो पहले से ट्रेंड हो या उनको पहले से कुछ नॉलेज हो, और कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि बिल्कुल ट्रेंड ना हो और जिनको बिल्कुल नॉलेज ना हो। तो डेफिनेटली जो पहले से ट्रेंड होंगे या जिनको पहले से नॉलेज होगी वो उस ट्रेनिंग को अच्छे से ग्रैब कर सकेंगे। तो इस चीज़ को जो उनकी पहले से जो नॉलेज होगी इसको हम इंटरवेनिंग वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो इसको उन्होंने एक्स के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल को कंसिडर किया है और वाई के साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंसिडर किया है, और इन दोनों के दरमियान एक फैक्टर ए होता है जो कि इंटरवेनिंग वेरिएबल है। ये तो था एक्सपेरिमेंटल मेथड जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं पर्टिकुलरली कि हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उसका कंटेस्टेंट्स के ऊपर या सेक्रेटरीज़ के ऊपर क्या अफेक्ट हो रहा है। इसके बाद एक दूसरा मेथड है ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्वेशनल मेथड में ये होता है कि पीपल आर ऑब्जर्व्ड इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। लोगों को हम उनकी नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं बाय आवर 5 सेंसेस, and their activities and behaviors on other items of interest can be noted and recorded। तो बेसिकली हम उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उनके बिहेवियर्स हैं, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से हम जो है ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं उनकी नेचुरल सेटिंग में जाके। ठीक है, तो इसके अंदर भी दो तरह के मेथड्स होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल मेथड होता है और एक क्रॉस सेक्शनल मेथड होता है। लॉन्गिट्यूडनल मेथड ये होता है कि पीपल और फिनोमेना at more than one point in time in order to answer a research question। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये देखना है कि दो डिफरेंट सिचुएशंस में एक बंदा कैसे बिहेव करता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदे की जो मैनेजमेंट है, टॉप ऑर्डर मैनेजमेंट जो यानी कि जो बॉसेस हैं, वो चेंज होने से पहले उसकी क्या परफॉर्मेंस थी और जब बॉसेस को चेंज किया गया तो उसकी क्या परफॉर्मेंस थी। अगर इन दोनों को हम देखें एक ही टाइम में तो उसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल मेथड। ठीक है, एक ही चीज़ को दो डिफरेंट सिनेरियोज़ के साथ जब हम देखेंगे तो उसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल मेथड। इसके बाद क्रॉस सेक्शनल का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को परफॉर्म करके उसके रिज़ल्ट निकाल लें और रिज़ल्ट निकालने के बाद हम उसको महीनों और सालों बाद अप्लाई करें तो उसको हम कहेंगे क्रॉस सेक्शनल मेथड। ठीक है, और इसके बाद दो चीज़ें, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। रिलायबल होने का मतलब ये है कि हम किसी भी रिसर्च के आंसर पे रिलाई कर सकते हैं ओवर दी टाइम। कि फॉर एग्जांपल, अगर एक रिसर्च हो गई है, उस रिसर्च का कोई भी आंसर आ गया है
तो उस आंसर को हम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं मुख्तलिफ सिनेरियोज़ में। मेजरमेंट्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मेजर्स, इसके अंदर क्या है कि जो आंसर्स हैं वो मुख्तलिफ टाइम के अंदर जो है वो रिलायबल होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, टू टेस्ट ऑफ स्टेबिलिटी आर टेस्ट एंड री टेस्ट रिलायबिलिटी एंड पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। दो तरह की रिलायबिलिटी होती है, एक टेस्ट री टेस्ट है और एक पैरेलल फॉर्म है। टेस्ट री टेस्ट में ये है कि एक एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट अगर एक टेस्ट से वही आ रहा है, सेम रिज़ल्ट आ रहा है, तो 4 टेस्ट 5 किस्म के टेस्ट करके भी वही रिज़ल्ट आए तो इसको कहेंगे टेस्ट री टेस्ट रिलायबिलिटी। और पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी ये होती है कि अगर हम एक एक्सपेरिमेंट पैरेलल में कर रहे हैं और उसके साथ साथ दूसरी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो दोनों का आंसर आखिर में रिज़ल्ट सेम आता है तो उसको हम कहते हैं पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। इसके बाद हमारे पास ये दोनों को नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। Test retest when a questionnaire containing some items that are supposed to measure a concept is administered to set of respondents now and again। यही जो बात मैंने अभी आपको बताई है कि एक टेस्ट उन्होंने किया पहले और 6 महीने बाद या कुछ हफ्ते बाद जो है वो दोबारा वही टेस्ट किया, दोनों का आंसर सेम आया तो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी होगी। और पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी ये होगी व्हेन वी ट्राई टू एस्टेब्लिश हियर इज़ द एरर वेरिएबिलिटी रिजल्टिंग फ्राम वर्डिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ द क्वेश्चंस। हम क्या करते हैं कि जो उस क्वेश्चन ईयर में जो रिसर्च के जो क्वेश्चन होते हैं उसको मुख्तलिफ किस्म में हम जो है वो स्टेबल कर देते हैं, शफल कर देते हैं। शफल करके उनके आंसर्स चेक करते हैं कि सेम आ रहे हैं या नहीं। अगर सेम आ रहे हैं तो वो पैरेलल फॉर्म रिलेबिलिटी होगी। स्प्लिट हाफ में क्या होता है कि हम एक क्वेश्चन को 2 हाफ में तोड़ देते हैं और वो दोनों हाफ एक ही क्वेश्चन के होते हैं, उनका रिज़ल्ट सेम आना चाहिए। तो फिर हम तोड़ के क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को शुरू में रख देते हैं और एक क्वेश्चन को आखिर में रख देते हैं। और फिर जो बंदा परफॉर्म कर रहा होता है उसको हम देखते हैं कि उसका जो रिज़ल्ट है वो पहले क्या था और आखिर में क्या था। अगर दोनों रिज़ल्ट सेम हो तो इसका मतलब ये है कि ये स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी है, इसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। अगर दोनों आंसर सेम ना हो तो फिर रिलायबिलिटी नहीं है। इसके बाद एक है वैलिडिटी। वैलिडिटी में क्या होता है, व्हेन वी आस्क अ सेट ऑफ क्वेश्चंस with the hope that we are tapping the concept, how can we reasonably contain that certain that we are indeed measuring the concept। इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि जो क्वेश्चंस आपने पूछे उन क्वेश्चंस के अंदर एक कंसेप्ट छुपा हुआ होता है। ठीक है, तो वो कंसेप्ट आपने ग्रैब करना होता है। तो उसके अंदर 2 तरह की वैलिडिटी होती है, एक कंटेंट वैलिडिटी होती है और एक कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होती है। कंटेंट वैलिडिटी ये है कि जो आंसर किसी भी रिसर्चर ने दिया है एक एक्सपेरिमेंट का, उस आंसर के कंटेंट को अगर एक्सपर्ट स्टडी करेंगे और वो वेरीफाई करेंगे कि ये आंसर ठीक है तो उसको हम कहेंगे कंटेंट वैलिडिटी है। ठीक है, और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ये होती है कि उस आंसर को जब मुख्तलिफ और एक्सपेरिमेंट्स में डाल के रीचेक किया जाएगा और उसका आंसर फिर भी सेम आएगा तो उसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग आशमीज़ क्लासेस। अल्लाह हाफ़िज़।